चलिए आज गोता लगाते हैं ग्रीनलैंड की कहानी में। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर ज्यादातर सफेद दिखती है, लेकिन जिसकी भू राजनीति आज दुनिया के सबसे गर्म मुद्दों में से एक बन गई है। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, खबरें हैं, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक विश्लेषण भी हैं। हाँ। और इन सबको खंगालने का हमारा मिशन है ये समझना कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो लगभग पूरा बर्फ से ढका है, अचानक अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक जबरदस्त टकराव की वजह कैसे बन गया। और ये टकराव सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है। कहानी 2025-26 में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम अपने ही एक नेटो सहयोगी को धमकी दे देते हैं। हाँ, ये तो धमकी ये कि अमेरिका को अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर सैन्य नियंत्रण करना पड़ सकता है। ये सोचना भी मुश्किल है। एक नेटो देश दूसरे पर कब्जा करने की बात कर रहा है। बिल्कुल। यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है। ये कैसे हुआ और इस बर्फीली जमीन के नीचे ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं। तो चलिए सीधे 2025-26 के उस संकट में चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान बहुत साफ थे। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए और उन्होंने ये भी इशारा किया कि इसके लिए सैन्य बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मतलब एक नेटो देश दूसरे नेटो देश को धमका रहा था। हाँ, ये तो गठबंधन की बुनियाद पर ही हमला है। और डेनमार्क और ग्रीनलैंड का जवाब भी उतना ही तीखा और सीधा था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने दुनिया के सामने कह दिया, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। साफ शब्दों में। हाँ, और उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि इस तरह का कोई भी कदम नाटो के अंत की वजह बन सकता है। और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री? उधर ग्रीनलैंड के नए प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने भी दो टूक कह दिया, अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। हमारे स्रोतों के मुताबिक 2025 में डेनिश डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस मतलब DDIS ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों की लिस्ट में पहली बार रूस और चीन के साथ साथ अमेरिका का नाम भी डाल दिया। अमेरिका का नाम? एक सही योगी का? हाँ, और उन्होंने इसे एक नाम भी दिया, हाइब्रिड युद्ध। हाइब्रिड युद्ध? उनका मानना था कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, अच्छा, बल्कि वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच फूट डालने, वहां अफवाहें फैलाने और आर्थिक दबाव बनाने जैसी तरकीबें अपना रहा है। तो ये एक सहयोगी का बर्ताव नहीं बल्कि एक दुश्मन का था। तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, डेनमार्क इसे एक असल हमले की तरह देख रहा था। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। सही बात है। और यूरोप ने इस पर क्या कहा? क्या वो चुपचाप देखते रहे? बिल्कुल नहीं। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि यूरोप एकजुट हो गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके सबने मिलके ग्रीनलैंड पर संयुक्त बयान जारी किया। और क्या था उस बयान में? संदेश साफ था, ग्रीनलैंड अपने लोगों का है। नेटो के इतिहास में सहयोगियों के बीच ऐसी खुली दरार शायद ही कभी देखी गई हो। और इन सब के बीच ग्रीनलैंड के आम लोग क्या सोच रहे थे, जिनकी जमीन पर ये सारा खेल हो रहा है? हमारे स्रोतों में वहां के लोगों की आवाजें भरी पड़ी हैं और उनमें डर और गुस्सा साफ झलकता है। एक रिपोर्ट में एक स्थानीय निवासी का जिक्र है जो कहता है, हम ग्रीनलैंड के लोग हैं, हम अमेरिकी नहीं बनना चाहते, हम कोई सामान नहीं है जो बिकाऊ हो। ये भावना वहां हर तरफ थी। बिल्कुल। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस बर्फीले वीरान से दिखने वाले द्वीप में ऐसा क्या है कि अमेरिका नेटो को तोड़ने तक की धमकी दे रहा है? क्या राज है इसका? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 3 वजहें एक साथ आकर मिलती हैं। 3 वजहें? लोकेशन यानी उसकी भौगोलिक स्थिति, जमीन के नीचे छिपे संसाधन और आर्कटिक में चल रही बड़ी ताकतों की नई होड़। अच्छा। ये तीनों मिलकर ग्रीनलैंड को एक कह सकते हैं भू राजनीतिक ज्वालामुखी बना देती हैं। चलिए लोकेशन से शुरू करते हैं। नक्शे पर तो ये बस एक बड़ा सफेद धब्बा लगता है, लेकिन वो धब्बा दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों के बीच में है। GIU के गैप का हिस्सा है, यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके के बीच का समुद्री रास्ता। GIU के गैप? हाँ, अगर रूस की नौसेना को अटलांटिक महासागर में घुसना है तो उसे इसी रास्ते से गुजरना होगा। इसलिए जो इस गैप को कंट्रोल करता है वो उत्तरी अटलांटिक की सुरक्षा को कंट्रोल करता है। तो ये अटलांटिक महासागर का एक तरह से गेट कीपर है। बिल्कुल। और इसी वजह से अमेरिका का सबसे उत्तरी मिलिट्री बेस पिटुफिक स्पेस बेस ग्रीनलैंड में ही है। अच्छा, वो बेस? हाँ, और वो बेस सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं है, ये अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंख और कान है।
मतलब अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की तरफ दागी जाती है तो सबसे पहली चेतावनी यहीं से मिलती है। और ये अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो लोकेशन तो समझ आ गई, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जलवायु परिवर्तन इस पूरे खेल को बदल रहा है। वो कैसे? जलवायु परिवर्तन यहाँ कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार की तरह काम कर रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, बर्फ पिघल रही है ना, एक तरफ तो ये तबाही है, जाहिर है, लेकिन दूसरी तरफ ये दो नए दरवाजे भी खोल रही है। अच्छा। और पहला दरवाजा है संसाधनों का। संसाधनों का? सदियों से जो खनिज बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबे थे, अब उन तक पहुंचना मुमकिन हो रहा है। और हम यहाँ किसी छोटे मोटे खजाने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं दुर्लभ पृथ्वी खनिजों, मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक की। रेयर अर्थ मिनरल्स? हाँ, ये वो 17 तत्व हैं जो आज की हाईटेक दुनिया की रीढ़ है। आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। सब कुछ। और दुनिया का लगभग 90% सप्लाई चीन के पास है। तो जो भी ग्रीनलैंड के इन खनिजों को कंट्रोल करेगा, वो भविष्य की तकनीक और सुरक्षा को कंट्रोल करेगा। तो एक तरफ तो जमीन के नीचे छिपे खजाने तक पहुंचना आसान हो रहा है। हाँ। और दूसरा दरवाजा समुद्र में खुल रहा है। समुद्र में? हाँ। बर्फ पिघलने से नए छोटे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को हफ्तों कम कर सकते हैं। सोचिए, शिपिंग कंपनियों के लिए ये कितना बड़ा फायदा है। ये दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक तिराहा है। एक तरफ दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते, जमीन के नीचे खरबों का खजाना, और ऊपर से आर्कटिक पर कब्जे की एक नई ग्रेट गेम। ये तीनों एक ही जगह पर आके मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ। और इसी ग्रेट गेम में चीन और रूस बड़े खिलाड़ी हैं। वो कैसे? रूस तेजी से अपने आर्कटिक तट पर सैन्य अड्डे बना रहा है, और चीन, जो आर्कटिक से हजारों मील दूर है, खुद को आर्कटिक के करीब का देश कहता है। आर्कटिक के करीब का देश? हाँ, और वो एक ध्रुवीय सिल्क रोड बनाने के सपने देख रहा है। इस नई शतरंज की बिसात पर ग्रीनलैंड वजीर है, और अमेरिका किसी भी कीमत पर उसे अपने पाले में रखना चाहता है। ये सब देखकर लगता है कि रातों रात हुआ, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रिश्ता हमेशा से ही बहुत पेचीदा रहा है। ये तनाव आज का नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। कहानी 10वीं सदी में शुरू होती है, जब नॉर्स खोजकर्ता एरिक द रेड यहाँ पहुंचा। एरिक द रेड। उसने इस बर्फीली जगह को एक आकर्षक नाम दिया, ग्रीनलैंड, ताकि आइसलैंड से लोग यहाँ आकर बसें। और कुछ सदियों तक वो बस्तियां रहीं भी, लेकिन 15वीं सदी तक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। और आज के ग्रीनलैंड के लोगों के पूर्वज? वो है थुले लोग, जो इन्विट समुदाय का हिस्सा हैं। वो करीब 13वीं सदी में यहाँ पहुंचे थे। अच्छा। असली कहानी 18वीं सदी में बदलती है, जब डेनमार्क और नॉर्वे ने इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका दर्जा बदला और ये कॉलोनी की जगह डेनमार्क का एक प्रांत बन गया, लेकिन रिश्ता कह सकते हैं मालिक और गुलाम वाला ही रहा। और ये रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था। हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही तकलीफ देह मानवाधिकारों का जिक्र है। हाँ, और ये बातें ग्रीनलैंड के लोगों के जहन में आज भी ताज़ा हैं। 1960 और 70 के दशक में डेनिश सरकार ने एक गोपनीय प्रोग्राम चलाया था। क्या था वो? उसे आज स्पाइरल केस के नाम से जाना जाता है। इसके तहत हजारों इनुइट महिलाओं और लड़कियों को, कुछ तो सिर्फ 12-13 साल की थीं, उनकी जानकारी या सहमति के बिना जबरदस्ती गर्भनिरोधक उपकरण मतलब IUDs लगा दिए गए। एक मिनट, कितने लोगों के साथ ऐसा किया गया? अनुमान है कि करीब 4,500 महिलाओं और लड़कियों के साथ। 4,500? हाँ, ये उस वक्त की आधी प्रजनन योग्य आबादी थी। हे भगवान! ये कोई परिवार नियोजन का कार्यक्रम नहीं था। बहुत से लोग इसे इनुइट आबादी को नियंत्रित या यूं कहें कि नस्ल खत्म करने की एक कोशिश के तौर पर देखते हैं। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। और क्या सिर्फ यही एक घटना थी? नहीं, उसी दौर में कई इनुइट बच्चों को उनके परिवारों से छीनकर डेनमार्क भेज दिया गया, ताकि उन्हें सभ्य बनाया जा सके। मतलब अपनी संस्कृति से दूर कर दिया गया? हाँ, उन्हें डेनिश भाषा और संस्कृति सिखाई गई और वो अपने जड़ों से हमेशा के लिए कट गए। ये जख्म बहुत गहरे हैं। ये सब सुनने के बाद डेनमार्क के साथ उनका रिश्ता कितना जटिल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। एक तरफ वो पैसा देते हैं, दूसरी तरफ इतने गहरे जख्म।
इन्हीं अनुभवों ने ही आजादी की भावना को हवा दी होगी। बिल्कुल, इन्हीं जख्मों ने स्वायत्तता की मांग को जन्म दिया। 1979 में उन्हें होम रूल मिला और फिर 2009 में एक बड़ा कदम उठाया गया, स्वशासन अधिनियम। अच्छा। इस कानून ने पहली बार ग्रीनलैंड के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अलग पीपल यानी लोग के तौर पर मान्यता दी। लेकिन कंट्रोल तो अभी भी डेनमार्क के पास ही है। हाँ, विदेश नीति और रक्षा का कंट्रोल डेनमार्क के पास है और वो ग्रीनलैंड को चलाने के लिए हर साल एक बड़ी रकम, जिसे ब्लॉक ग्रांट कहते हैं, देता है। और यही ब्लॉक ग्रांट आजादी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भी है और सबसे बड़ी जरूरत भी है ना? हाँ, यहीं आकर ग्रीनलैंड की दुविधा शुरू होती है। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी दुविधा है। ज्यादातर ग्रीनलैंडर पूरी आजादी चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आजादी के बाद देश चलेगा कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? वो ब्लॉक ग्रांट जो डेनमार्क से आता है, ग्रीनलैंड के सरकारी बजट का लगभग आधा हिस्सा है। आजादी का मतलब है उस पैसे को अलविदा कहना। लेकिन उन दुर्लभ खनिज चीजों का क्या खनन उद्योग उस पैसे की जगह नहीं ले सकता? ये तो सोने की खान जैसा लगता है। लगता तो है, पर हकीकत ज्यादा जटिल है। स्रोत बताते हैं कि ये खनिजों का सपना काफी हद तक एक भ्रम है। भ्रम? वहां खनन करना बेहद महंगा और मुश्किल है। मौसम इतना खराब है और सड़कें, बंदरगाह और बिजली जैसा बुनियादी ढांचा लगभग न के बराबर है। अच्छा। एक बड़ी खदान लगाने में अरबों डॉलर और दशकों लग सकते हैं। तब तक देश कैसे चलेगा? तो आर्थिक आत्मनिर्भरता अभी बहुत दूर है। बहुत दूर। और इसके अलावा और क्या चिंता है? दूसरी सबसे बड़ी चिंता है कल्याणकारी राज्य, मतलब वेलफेयर स्टेट। वो कैसे? ग्रीनलैंड के लोगों को नॉर्डिक देशों की तरह मुफ्त और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मिलती है। ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। यानी एक तरफ मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य और दूसरी तरफ अमेरिकी सिस्टम, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जाहिर है अमेरिकी ऑफर उन्हें आकर्षक क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि ये एक बहुत ही बुरा सौदा है। एक विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक फ्री एसोसिएशन कॉम्पैक्ट दे सकता है, जैसा उसने कुछ प्रशांत द्वीपों के साथ किया है। और उसमें क्या मिलेगा? उसमें डेनमार्क के मुकाबले पैसा भी बहुत कम मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा लगभग खत्म हो जाएगी और विदेश नीति पर भी पूरा कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो अमेरिका कम पैसे देकर ज्यादा कंट्रोल चाहता है, और वो भी उस सैन्य पहुंच के लिए जो 1951 की संधि के तहत उसके पास पहले से ही है। हाँ, ये तो कोई सौदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। ये एक कब्जे की कोशिश ज्यादा लगती है, किसी साझेदारी की नहीं। और सबसे जरूरी बात, ग्रीनलैंड के लोग ये चाहते ही नहीं हैं। अच्छा। एक सर्वे में 85% लोगों ने अमेरिका का हिस्सा बनने का विरोध किया। 85%? जैसा कि एक स्थानीय शिकारी ने कहा था, ये तो बस एक मालिक को दूसरे से बदलना होगा। वो डेनिश उपनिवेशवाद से निकलना चाहते हैं, किसी नए उपनिवेशवादी के पास जाना नहीं। तो अगर डेनमार्क के साथ रहना मजबूरी है और अमेरिका के साथ जाना मंजूर नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई तीसरा विकल्प भी है? और यहीं पर आकर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। स्रोत बताते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग अब एक तीसरा रास्ता तलाश रहे हैं। वो अपनी पहचान को नॉर्डिक और आर्कटिक देशों के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे और यहाँ तक कि कनाडा के साथ भी। तो एक तीसरा रास्ता डेनमार्क और अमेरिका से परे? शायद एक ऐसा भविष्य जहां ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से नॉर्डिक देशों के एक बड़े परिवार का हिस्सा बना रहे। अच्छा। एक ऐसा ढांचा जहां उनकी पहचान भी सुरक्षित रहे, उनकी मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा भी, और वो इस बड़ी शक्तियों के शतरंज की बिसात पर एक मोहरा बनने से भी बच जाए। क्या ग्रीनलैंड ऐसा भविष्य बना सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।